गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो कोशिका झिल्ली है उसका रासायनिक संगठन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लिपिड और प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया था बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो आज हम जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसके अंदर और कौन कौन से रासायनिक संगठन पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिपिड और प्रोटीन के बाद एक और प्रकार का तत्व या फिर एक और प्रकार की जो संरचना नहीं, मतलब एक और प्रकार का जो तत्व है वो कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है, जो क्या होते हैं किण्वक, या फिर इनको हम एंजाइम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो किण्वक है वो क्या है, अभी तक टोटल जो 30 एंजाइम्स है वो अभी तक खोजे जा चुके हैं जो कि कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, सोडियम एटीपेज, पोटेशियम एटीपेज और मैग्नीशियम एटीपेज एंजाइम और एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, जो 30 एंजाइम खोजे जा चुके हैं उनमें से कुछ एंजाइम ये है 5 न्यूक्लियोटाइडेज, सोडियम एटीपेज, पोटेशियम एटीपेज, मैग्नीशियम एटीपेज और एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये क्या है, कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले कुछ एंजाइम्स है। ठीक है, अब देखो, जो भी मैग्नीशियम एटीपेज है या फिर जो भी आयंस के एटीपेज है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम क्या करेंगे, आयंस के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। ठीक है, इन एंजाइम्स का कार्य क्या होगा कि ये कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी आयंस, ठीक है, चाहे वो धनावेश हो, मतलब नेगेटिव आयंस हो या फिर पॉजिटिव आयंस हो, ठीक है, धनायन हो या फिर ऋणायन हो, उनको क्या है कोशिका झिल्ली के अंदर आदान प्रदान या फिर कोशिका झिल्ली के अंदर आने जाने में ये सहायता करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो एल्काइन फॉस्फेटेज एंजाइम है, ये क्या करता है, ये लिपिड की उपस्थिति पित्त कोशिकाओं में पाया जाता है। देखो, एक तो जो जितने भी आयंस एटीपेज है वो क्या करेंगे, आयनों के आदान प्रदान में सहायक होंगे, मतलब कि कोशिका झिल्ली के अंदर आयनों के आने जाने को वो सुगम बना देंगे, आसान बना देंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी ये एंजाइम्स है जो कि कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, वो केवल और केवल जब लिपिड उपस्थित होगा तो लिपिड की उपस्थिति में ही ये सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो एंजाइमों के सक्रियण के लिए या फिर एंजाइम अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर सके उसके लिए कौन आवश्यक होता है, लिपिड। मतलब कि जब लिपिड की उपस्थिति होगी तभी ये एंजाइम क्या है, सक्रिय होंगे और अपना कार्य कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो क्या है, पित्त कोशिकाओं में पाया जाता है। मतलब कि जो जितने भी एंजाइम है या फिर जो भी एंजाइम कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं वो सब क्या है, अलग अलग कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। मतलब कि जैसे एक कोशिका है तो उसी कोशिका की कोशिका झिल्ली में सारे एंजाइम नहीं पाए जाएंगे, अलग अलग कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली में इनमें से अलग अलग एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे कि एल्केलाइन फॉस्फेटेज है, ये किस में पाया जाएगा, हमारी पित्त कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हम कोशिका का शक्ति गृह भी बोलते हैं, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक कला है उस पर क्या है, अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि किसमें सहायक होते हैं, श्वसन में और एटीपी उत्पादन में। एटीपी उत्पादन से क्या होता है, ऊर्जा बनती है जो क्या करती है, कोशिका के विशिष्ट कार्य करने में मदद करती है। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला है या जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है उस पे क्या है, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो किसमें सहायता करेंगे, श्वसन में और एटीपी उत्पादन में, मतलब कि ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है, ये हो गए पूरे के पूरे एंजाइम्स जो कि हमारी कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में अगले रासायनिक संगठन में एक और संरचना आती है जो कि होती है शर्कराएं, या फिर इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार जो एंजाइम्स थे उनके सक्रियण के लिए क्या है, हमें लिपिड की आवश्यकता थी, उसी प्रकार जो हमारी कोशिका झिल्ली के अंदर जो शर्कराएं पाई जाती है उनके सक्रियण के लिए या फिर वो अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर सके तो उसके लिए क्या आवश्यक होते हैं, प्रोटीन्स, क्योंकि जितनी भी शर्कराएं होती है वो सारी की सारी क्या है, प्रोटीन्स के साथ जुड़ी रहती है। ठीक है, अब शर्कराओं का प्रतिशत कितना पाया जाता है, तो जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है, ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होगी, जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, मतलब कि केंद्रक के चारों ओर सुविकसित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है।
तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होगी उनके अंदर जो शर्कराएं पाई जाएगी उनका प्रतिशत कितना होगा, 4 से 10%। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होगी उनमें 4 से 10% तक शर्कराएं पाई जाएगी उनकी कोशिका झिल्ली में। उसके बाद में जो हमारी यकृत सेल्स है, मतलब कि जो हमारी लीवर की कोशिकाएं हैं और जो आरबीसी सेल्स है, उनमें शर्कराओं का प्रतिशत कितना होगा, 5%। मतलब कि उनमें 5% शर्कराएं पाई जाएगी हमारी लीवर सेल्स में और आरबीसी के अंदर। अगला जो हमारी यकृत सेल्स होती है उसके अंदर पाया जाता है सिएलिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिएलिक अम्ल। तो जो सिएलिक अम्ल है वो आगे चलकर क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, सिएलिक अम्ल आगे चलकर क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड। और इसी प्रकार जो अलग अलग कोशिकाएं होगी उनमें क्या है, अलग अलग प्रकार का अम्ल पाया जाएगा जो आगे चलकर कोई ना कोई उत्पाद बनाएंगे। अब जो मतलब जितने भी स्तनधारी होते हैं या जितने भी स्तनी है उनकी जो कोशिका है और उनकी कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है, उस कोशिका झिल्ली की बाह्य सतह पर क्या पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये दोनों पाए जाते हैं जो स्तनधारी है उनकी कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली पर, उनकी कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर क्या क्या पाए जाएंगे, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि कौन कौन से होते हैं, हेक्सोज, ठीक है, और फ्यूकोज, सिएलिक अम्ल और हेक्सोज अमीन, ये सब ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के प्रकार है। अब हम ग्लाइकोलिपिड को ग्लाइकोप्रोटीन को पढ़ते हैं। तो देखो जो भी शर्कराएं पाई जाती है कोशिका झिल्ली की सतह पे, तो जरूरी नहीं है कि जितनी शर्कराएं कोशिका झिल्ली की बाहरी स्तर पर या फिर बाहरी सतह पर पाई जाएगी उतनी ही आंतरिक सतह पे पाई जाए। मतलब कि जो शर्कराएं हैं उनका जो वितरण है वो कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर और आंतरिक सतह पर दोनों पे असमान वितरण होता है। मतलब कि बाहरी सतह पे ज्यादा शर्कराएं भी पाई जा सकती है, आंतरिक स्तर पे कम पाई जा सकती है, या फिर उनकी आंतरिक स्तर पे ज्यादा कोशिकाएं पाई जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार। तो जब शर्कराओं का असमान वितरण होता है तो जो कोशिका झिल्ली की बाह्य सतह होती है उस पर क्या है, शर्कराओं का जो प्रतिशत है वो अधिक पाया जाता है, या फिर जो शर्कराएं हैं वो अधिक मात्रा में कोशिका झिल्ली की बाह्य सतह पे पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में ग्लाइकोलिपिड को पढ़ते हैं और ज्यादा डिटेल में। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन को, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। मतलब कि ये प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन है जिनको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन किसके साथ जुड़े रहते हैं, हॉर्मोन्स के साथ, और जो एंटीजेंस होते हैं उनके साथ जुड़े रहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। हॉर्मोन्स जो कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, और एंटीजेंस जो क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसके अंदर स्थित होते हैं एंटीजेंस। ठीक है, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन होंगे वो हॉर्मोन्स के साथ जुड़े रहेंगे और एंटीजेंस के साथ जुड़े रहेंगे। आगे जो ग्लाइकोप्रोटीन होंगे उनका जो शर्करा सिरा होगा, मतलब कि उनका वो वाला सिरा जो कि शर्कराओं से बना होगा, वो किसका बना होता है, ओलिगोसैकेराइड से। ठीक है, तो शर्कराएं मतलब कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट हो गए वो क्या है, अलग अलग प्रकार के प्रकार होते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स या फिर डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। उनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट की अलग अलग इकाइयां पाई जाती है। जैसे मोनोसैकेराइड में केवल एक इकाई पाई जाएगी, डाइसैकेराइड में 2 इकाइयां और पॉलीसैकेराइड में 3 से लेके 3 या फिर उससे ज्यादा इकाइयां पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट की। तो जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन है उनका जो शर्करा सिरा है वो किससे बना होता है, ओलिगोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद में जो ग्लाइकोप्रोटीन है उस ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर ही क्या है, 3 अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से, जल रागी एन सिरा, दूसरा जल विरागी सिरा और तीसरा जल रागी सी सिरा। तो जो सबसे पहला है जल रागी एन सिरा, वो 90 से लेकर 100 एमिनो अम्लों का बना होता है। या फिर जो ग्लाइकोप्रोटीन है उनका जो जल रागी एन सिरा है उसमें क्या है, 90 से लेकर 100 तक अमीनो एसिड पाए जाते हैं या फिर अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये जो सिरा है वो प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होगा और शर्करा से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, कि ग्लाइकोप्रोटीन जिस भी शर्करा से जुड़ा होगा उसका जो जल रागी एन सिरा है वो उस शर्करा से जुड़ा होगा, उसका स्पेसिफिक भाग। दूसरा जल विरागी सिरा, तो जल विरागी सिरा कहाँ उपस्थित होता है, प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जल रागी सी सिरा, तो इसमें क्या है, बहुत सारे आवेश युक्त एमिनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मतलब कि ये
जो अमीनो अम्ल पाए जाएंगे वो धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी हो सकते हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के जल रागी सी सिरे के अंदर पाए जाते हैं। अगला ये जो जल रागी सी सिरा होता है ये झिल्ली से भीतर की ओर निकला रहता है, मतलब कि झिल्ली जो हमारी कोशिका झिल्ली होगी उसके भीतर की सतह पे बाहर की तरफ निकला रहता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा ग्लाइकोप्रोटीन, जिसके कि 3 सिरे हैं, जल रागी एन सिरा, जल विरागी सिरा और जल रागी सी सिरा। अब पढ़ेंगे ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ये जो दोनों है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये दोनों क्या है, जो शर्कराएं हमने पढ़ी है उन्हीं का भाग है। ठीक है, तो अब जो ग्लाइकोलिपिड है वो प्रकृति में क्या होते हैं, उदासीन प्रकार के होते हैं, मतलब कि ना तो उनमें धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है। ठीक है, तो वो दोनों क्या है, उदासीन प्रकृति के होंगे। और जो ग्लाइकोलिपिड है उनका जो शीर्ष भाग होगा वो शर्करा युक्त होगा, बल्कि उनके शीर्ष भाग के साथ क्या है, शर्करा जुड़ी हुई होगी। अगला जो ये ग्लाइकोलिपिड है वो किस प्रकार से जुड़े रहते हैं प्लाज्मा झिल्ली में, तो जो ग्लाइकोलिपिड है वो ग्लिसरॉल से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जो ग्लिसरॉल हमारी कोशिका झिल्ली में पाया जाता है उससे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, कौन, ग्लाइकोलिपिड। उसके बाद में जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली है उसमें क्या है, बहुत सारे ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं, जैसे कि सिएलिक अम्ल अवशिष्ट, कार्बोक्सिल फॉस्फेट समूह है, कार्बोक्सिल समूह और फॉस्फेट समूह है। तो इन सब के कारण क्या है, जो ग्लाइकोलिपिड है उन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और जब ये नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या होता है, धन आवेशित जो प्रोटीन्स होते हैं वो कोशिका झिल्ली में विद्युत स्थैतिक अन्योन्य क्रिया करते हुए बंध जाते हैं, मतलब कि जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली है उसमें कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि सिएलिक अम्ल अवशिष्ट, कार्बोक्सिल समूह है और फॉस्फेट समूह है। जब ये सारे समूह होते हैं तो इनके कारण क्या होता है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है या जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं उन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज आने के कारण क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर आते हैं और विद्युत स्थैतिक अन्योन्य क्रिया द्वारा क्या है, इन नेगेटिव चार्ज वाले जो तत्व है इनके साथ जुड़ जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कैंसिल हो जाते हैं और जो ग्लाइकोलिपिड है उनको ये उदासीन प्रकृति प्रदान करते हैं। उसके बाद में लास्ट रासायनिक संगठन में आएगा लवण। तो हमें पता है कि जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है उसका लगभग जो 90% भाग नहीं, जो कोशिका झिल्ली होती है उसका क्या है, एक बहुत बड़ा भाग जल से निर्मित होता है। तो जल में क्या है, जो लवण है वो घुली हुई अवस्था में या फिर घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो लवण है वो भी क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन। तो देखो आज का क्या पढ़ा, प्रोटीन और लिपिड हमने पहले पढ़ लिए थे रासायनिक संगठन में, आज हमने पढ़ा किण्वक या फिर एंजाइम्स, उसके बाद में शर्कराएं और लवण। तो किण्वक या फिर एंजाइम्स में क्या है, अभी तक 30 प्रकार के एंजाइम्स खोजे जा चुके हैं और ये जो एंजाइम्स है वो एक ही कोशिका झिल्ली में स्थित ना होकर अलग अलग कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली में स्थित होते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम्स, उनमें से कुछ कौन से, 5 न्यूक्लियोटाइडेज, सोडियम एटीपेज, पोटेशियम एटीपेज और मैग्नीशियम एटीपेज और एल्काइन फॉस्फेटेज, जिसमें से जितने भी ये आयंस वाले एटीपेज है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या करते हैं, आयनों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं, मतलब कि कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी आयंस है उनको आने देते हैं और बाहर जाने देते हैं। ठीक है, उसके बाद में जितने भी एंजाइम्स कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं वो सब क्या है, अगर लिपिड उपस्थित होगा तो लिपिड की उपस्थिति में ही वो क्या होंगे, सक्रिय होंगे और अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकेंगे। जो एल्काइन फॉस्फेटेज एंजाइम है वो किसमें पाया जाता है, पित्त कोशिकाओं में। ठीक है, पित्त कोशिका की कोशिका झिल्ली के अंदर। उसके बाद में जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो आंतरिक कला होते हैं, जो उसकी आंतरिक झिल्ली या उसकी आंतरिक सतह है उस पर क्या है, अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो किसमें सहायता करते हैं, श्वसन में और एटीपी उत्पादन में, मतलब कि ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है, ये हो गए एंजाइम्स। उसके बाद शर्कराएं, तो शर्कराओं के सक्रियण के लिए या फिर शर्कराएं जो है वो अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर सके उसके लिए क्या किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन्स की, क्योंकि जो शर्कराएं होती है वो प्रोटीन से जुड़ी होती है। और अलग अलग प्रकार की कोशिका झिल्लियों में क्या होता है, जो शर्कराएं होती है उनका प्रतिशत अलग अलग होता है, जैसे कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनकी कोशिका झिल्ली में शर्कराओं का प्रतिशत होगा 4 से 10%,
और जो हमारी यकृत कोशिकाएं हैं या लीवर सेल्स है और जो आरबीसी है, उनमें उनकी कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली में शर्कराओं का प्रतिशत होगा 5%। उसके बाद में जो हमारी यकृत कोशिकाएं हैं उनमें पाया जाता है सिएलिक अम्ल, जो कि आगे चलकर क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, इसी प्रकार जो स्तनधारी जीव होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती है उनकी कोशिका झिल्ली के बाह्य स्तर पर क्या क्या पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसमें कौन कौन से हैं, हेक्सोज, एमिन और फ्यूकोज। और जो शर्कराएं होती है वो क्या होती है, कोशिका झिल्ली की आंतरिक सतह पे और बाह्य सतह पे अलग अलग संख्या में पाई जाती है, मतलब कि उनका असमान वितरण होता है। लेकिन जो कोशिका कला की या फिर जो हमारी जो कोशिका झिल्ली है उसकी जो बाह्य सतह है उस पे क्या है, शर्कराएं ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है। फिर ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, जो कि किसके साथ बंधे रहते हैं, हार्मोन्स के साथ और एंटीजन के साथ। उसके बाद में जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं उनका जो शर्करा सिरा होगा वो किसका बना होता है, ओलिगोसैकेराइड्स का। ठीक है, उसके बाद जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है उनका जो अणु है उसमें क्या है, 3 प्रकार के पृथक क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से, जल रागी एन सिरा, जल विरागी सिरा और तीसरा है जल रागी सी सिरा। तो सबसे पहला है जल रागी एन सिरा। इस सिरे में क्या है, 90 से लेकर 100 तक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये सिरा झिल्ली के बाहर स्थित होता है और शर्करा से जुड़ा रहता है। उसके बाद दूसरा सिरा जल विरागी सिरा, जो क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होता है। फिर तीसरा जल रागी सी सिरा, इसमें क्या है, आवेश युक्त अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जो कि झिल्ली से भीतर की ओर निकला हुआ रहता है, ये वाला जो सिरा। ठीक है, झिल्ली के भीतरी सतह में पाया जाता है। उसके बाद में ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, उदासीन प्रकार की होती है। इनमें ना ही ऋणावेश पाया जाता है ना ही धनावेश। ठीक है, और जो ग्लाइकोलिपिड का शीर्ष भाग होगा वो क्या होगा, शर्करा युक्त होगा, मतलब कि इसके शीर्ष भाग से शर्करा के अणु जुड़े हुए होंगे। और ये जो है वो कोशिका झिल्ली में किस प्रकार जुड़े रहते हैं, जो ग्लिसरॉल होता है उससे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा ये जुड़े रहते हैं। तो जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसमें विशेष प्रकार के कुछ तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि सिएलिक अम्ल अवशिष्ट, कार्बोक्सिल समूह है और फॉस्फेट समूह है। इन समूहों के कारण क्या होता है कि जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसकी जो बाहरी सतह है वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज आता है वैसे ही क्या होता है कि कुछ जो धनावेशित आयन है वो आगे विद्युत स्थैतिक बॉन्ड द्वारा आपस में इनसे जुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में कैंसिल हो जाते हैं और जो ग्लाइकोलिपिड है उसकी जो प्रकृति है वो उदासीन हो जाती है। और लास्ट था इसमें लवण। तो कोशिका झिल्ली का मतलब अधिकांश भाग क्या है, जल से मिलकर बना होता है, और उस जल में जो लवण है वो क्या है, घुलित अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, जो कि जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसके रासायनिक संगठन में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोशिका झिल्ली का सारा जो रासायनिक संगठन है वो कंप्लीट हो गया है। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या है, अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए थे। तो हम उन मॉडल्स के बारे में कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।